प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो बुक है उसमें विषय गणित है, अभ्यास 3 है, यह पाठ संख्या 2 है, ठीक है ना। और उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। नाम से आप परिचित हैं, मैं इसके बारे में बताया हूँ। तो एक छोटा सा और पार्ट मैं बना रहा हूँ और उसमें मैं यह प्रयास करूँगा कि किन किन सूत्रों को यदि आप थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं तो आप इस पूरे प्रश्नावली के लगभग अधिकांश प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है, आपको एक उम्र का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब आयु या उम्र से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है ना, यदि आयु या उम्र से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब है कि कोई उम्र से संबंधित प्रश्न आया है और उसमें उस प्रश्न में बाद और पश्चात की बात कहेगा, ठीक है। बाद या पश्चात क्या होगा, लिखा गया होगा, माने कहा गया होगा। जैसे मान ले कोई व्यक्ति है, उसका उम्र 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात, माने बाद और पश्चात जब कह देगा उम्र के प्रश्न में, तो हम हमेशा जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। और यदि उस प्रश्न में पूर्व या पहले कहेगा, पूर्व या पहले कह दिया जाए, जैसे 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो उस समय पर हम लोग घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो एक उम्र से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है। और देखिए, आयत से संबंधित भी प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, आयत से संबंधित मिलेगा तो आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए, पहले तो हम यह समझें कि आयत कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जो है, इस तरह से जो आकृति बनती है जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे यह इससे बराबर हो और यह इससे बराबर हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यह यदि 15 है तो यह भी क्या है, 15 हो। यदि यह 10 है तो यह भी क्या हो, 10 हो। तो ये जिसकी आकृति बनेगी तो उसे हम आयत कहेंगे। मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि मैं थोड़े से में आपको बस समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभ्यास और प्रश्नावली के प्रश्नों का अब अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आयत से संबंधित प्रश्न आएगा उसमें। तो जब क्षेत्रफल कहेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं, तो ये लंबाई है, और ये छोटी भुजा जो होती है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो जब क्षेत्रफल कहेगा तो लंबाई में चौड़ाई का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। और आयत का परिमाप भी पूछ सकता है। तो जब आयत का परिमाप पूछता है तो उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और कोष्टक को बंद कर देते हैं। बहुत से बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि सर ये 2 लंबाई क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, परिमाप का मतलब होता है ये चारों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तो या तो आप अगर परिमाप पूछा जाए तो 15 में 10 जोड़ दीजिए, फिर इस 15 को जोड़ दीजिए, फिर इस 10 को जोड़ दीजिए, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या देखिए, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, इसका रहस्य यह है कि लंबाई को 2 बार जोड़ा गया है और चौड़ाई को भी कितनी बार जोड़ा गया है, 2 बार जोड़ा गया है। तो अब इस तरह से हम जब आयत का परिमाप कहता है तो इस सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद, ठीक है। तो ये आयत संबंधित था। और इसी में आपको वर्ग से संबंधित भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कहेगा तो सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। देखिए, मैं वही चीज़ लिखा हूँ। जब अभ्यास नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे तो एक पार्ट तो मैं बनाया हूँ, और इस पार्ट में भी कुछ प्रश्न होंगे जिनमें सूत्रों का समावेश कर रहा हूँ। यही सूत्र आपको लगभग, अगर इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, आएगा। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो वर्ग पहले बनाते हैं, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं जब बराबर रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ग है। देखिए अगर यह मान लीजिए कि 10 है तो यह भी क्या होगा, 10 होगा, और यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा। चारों भुजाएं जब बराबर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ सकता है, और वर्ग का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें देखिए इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, आयत का भी होता है। तो मैं इसकी विशेषता नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा छोटा छोटा सूत्र है उसी को मैं बता रहा हूँ ताकि प्रश्न को हल करूँ और वह प्रश्न में आए तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कहीं पर नहीं बताया, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यदि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे कि भुजा में भुजा का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है भुजा गुणे भुजा, जिसको हम भुजा स्क्वायर के भी नाम से जानते हैं। या आप ऐसे कर दीजिए 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100। अगर मीटर है, सेंटीमीटर है, जो होगा उसको आप क्या करेंगे, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यदि इसी का यदि परिमाप पूछा जाए तो देखिए आयत का परिमाप पूछा जाए या वर्ग का परिमाप पूछा जाए, हम इन चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर इसका परिमाप पूछा जाए तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 कितना हो जाएगा, 40 मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। लेकिन इसके लिए एक सूत्र भी है, 4 गुणे भुजा, समझ गए ना। तो अब तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल कहे तो भुजा में भुजा का गुणा कर दीजिए, वर्ग का परिमाप कहे तो 4 में एक भुजा का गुणा कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने आय वाला से बताया और आयत और वर्ग बताया। अब देखिए पुनः मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो जाए समपूरक कहलाते हैं, ठीक है ना। हम जब इसको पढ़ेंगे तो आप समपूरक से संबंधित भी प्रश्न आएगा। इसका कथन क्या है कि दो कोण हैं, यदि उनको जोड़ा जाए और उसका मान 180 अंश आ जाए तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं। तो समपूरक का मतलब समझ गए। जैसे मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक कोण 20 है और एक कोण 160 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 180 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक। इस 20 का समपूरक 180 होगा, 160 होगा, और 160 का समपूरक 20 होगा। दो कोणों का योग यदि 180 हो जाए तो उसे हम समपूरक कहते हैं। या कह सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने एक को 50 लिख दिया, एक को मान लीजिए कि 130 लिख दिया, आप जोड़ दीजिए कितना हो जा रहा है, 180। क्लियर, समझ में आ गया। माने दो कोणों को आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद यदि उसका योग 180 आ जाता है तो आप कहेंगे कि वे कोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक। नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक कोण 10 है, एक कोण 170 है, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, समपूरक कहेंगे। समपूरक समझ में आ गया। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उसका योग 180 हो जाए उसे एक दूसरे का समपूरक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इस अभ्यास को पढ़ेंगे तो कोटिपूरक भी आएगा। तो देखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो जाए उसे एक दूसरे का क्या कहते हैं, कोटिपूरक कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक कोण 10 है और एक कोण 80 है, दोनों का योग जोड़े तो कितना हो गया, 90 हो गया। यह एक कोटिपूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोण क्या हो गया, एक कोण मान लीजिए कि 60 हो गया और एक कोण 30 हो गया। बताइए जोड़े तो कितना हो गया, 90 हो गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कहते हैं। एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, कोटिपूरक, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। दो कोणों को जोड़ते हैं उसका योग यदि 90 नहीं आता है तो वह कोटिपूरक नहीं होगा,
और दो कोणों को जोड़ने के बाद यदि उसका योग 180 नहीं आता है तो वह संपूरक भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्नावली के प्रश्न को पढ़ेंगे आप तो आपको इसमें भिन्न से संबंधित भी प्रश्न आएगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको गौर से ध्यान से यदि देख लेते हैं तो बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि प्रश्नावली के भीतर जा कर के जब यही प्रश्न आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो देखिए जब भिन्न का प्रश्न आएगा, अगर मान लीजिए कि भिन्न का आएगा प्रश्न, ठीक है, तो उस प्रश्नों को हल करने के लिए आप भिन्न पूछेगा तो आप अंश को मान लीजिएगा और हर को भी मान लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप x मानिएगा और y मानिएगा, आप कुछ भी मानिएगा और मान करके आप भिन्न बना दीजिएगा। अंश बट्टा में हर, अंश के बराबर जो लिखे होंगे, जो माने होंगे उसको ऊपर लिख दीजिएगा और हर बराबर जो माने होंगे उसको नीचे लिख दीजिएगा। कहने का मतलब है कि जब भिन्न से संबंधित प्रश्न आएगा तो इन बातों को मान करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें हम अंश और हर को मानेंगे और भिन्न बना देंगे। ऐसा आप जानते हैं कि ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंश को x मानिए, आप अंश को मान लीजिए कि p मान लीजिए, हर को क्या मानिए, r मानिए, तो बताइए आपका भिन्न क्या हो जाएगा, p बटा r हो जाएगा। क्योंकि अंश कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और हर कहाँ रहता है, नीचे रहता है। आप ट्रैक्टर में भी देखे होंगे, कभी कभी दिक्कत हो जाए कि सर कैसे जानते हैं कि हर नीचे रहता है, तो याद करने का बेहतरीन चीज़ है कि आप ट्रैक्टर में देखते होंगे हर कहाँ रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अंश ऊपर लिखिएगा, हर नीचे लिखिएगा, भिन्न बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए अब 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न आएगा। ठीक है ना, जैसे दहाई इकाई का मैटर कहेगा, आज आपको 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो जब 2 अंकों वाली संख्या से संबंधित प्रश्न आएगा तो हम मानेंगे दहाई का अंक x, इकाई का अंक मान लेंगे y। ठीक है, आप कहेंगे सर आप x y ही क्यों मानते हैं, कोई दूसरा चीज़ नहीं मानते हैं। देखिए आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप x मानिए और y मानिए, आपका जो इच्छा करे वो मानिए। ठीक है ना, हम उस पर कोई प्रेशर, लेकिन चर मानिएगा। और मैं एक्स वाई इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में पूरा एक्स वाई ही दिया है, तो जब मैं प्रश्न को समझाना और लगाना प्रारंभ करूँ तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो दहाई का मान आपने क्या मान दिया, एक्स, और इकाई का मान दिया वाई। तो 2 अंकों की संख्या ऐसे बनती है, देखिए 10 गुणे दहाई प्लस क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ये सब फार्मूले है, इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब बताइए, अब आप कहेंगे सर ये देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि दहाई के पास ही हम 10 लिखेंगे, क्योंकि दहाई का मान जो है इकाई से 10 गुना होता है। अब इसमें सैकड़ा लिखना हो तो हम ऐसे लिखते, देखिए 100 गुणे सैकड़ा प्लस 10 गुणे दहाई, अब प्लस क्या हो जाएगा, इकाई हो गया। कब, जब 3 अंकों का मैटर हो तब। ठीक है, तो ध्यान समझिए, इसको आप याद करिएगा कि 10 गुणे दहाई अब प्लस इकाई, इकाई का मान 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो दहाई आपने क्या माना, x, इकाई क्या माना, y। तो सूत्र हो गया 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, और दहाई के नीचे आप क्या लिख देंगे, x लिख दीजिएगा, और इकाई के नीचे y लिखिएगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 10x प्लस y। जब 2 अंकों की संख्या हम बनाएंगे तो देखिएगा ये बात आएगा, और एक एक पार्टों का आप अच्छे तरीके से देखते रहिए। हम तो इसको सवाल में भी डायरेक्ट बता देते, लेकिन पहले मैं सोचता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। ठीक है, अब देखिए, अभी मान लीजिए कि अभी दहाई को अगर हम p माने होते और इकाई को r माने होते, कल्पना करिए दहाई को p माने होते, इकाई को r माने होते, तो हमारा 2 अंकों की संख्या ऐसे बनता, 10 गुणे दहाई को p माने हैं, इकाई को r माने हैं, तो हो जाएगा 10p प्लस r हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, आपके मानने के ऊपर है, लेकिन दहाई मानिएगा तो उसको दहाई के पास रखिएगा, और इकाई मानिएगा तो इकाई के पास रखिएगा, और यह सूत्र मत भूलिएगा 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक है, अब देखिए
अब जो है इसमें दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न आएगा। कैसे? तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप बस एक याद कर लीजिए, दूरी बराबर किसके बराबर? दूरी बराबर, दूरी बराबर सूत्र होता है क्या? चाल गुणे क्या होता है? समय होता है, ठीक है ना। अभी जो है अगर कोई पूछ देगा कि सर चाल बराबर तब क्या होता है, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो देखिए इसमें से बन जाएगा चाल बराबर क्या होता है, इस समय का इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि गुणा है तो पक्षांतर हो जाएगा। बताइए ऐसे हो सकता है, दूरी बटा में समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपसे चाल, अभी समय बराबर यदि कोई पूछ दे तो इस दूरी में चाल का भाग दे दीजिए, दूरी बटा में चाल बराबर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय होगा। तो ये बस सिर्फ एक फार्मूले को आप याद करिएगा, इसको क्या? दूरी बराबर चाल गुणे समय, और शेष यदि चाल बराबर पूछता है तो समय का भाग दे दीजिए दूरी में, यदि समय बराबर पूछता है तो चाल का भाग दे दीजिए दूरी में। तो इस प्रकार से ये चाल और दूरी का भी इसमें सूत्र आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसको भूलिएगा मत, यह भी आएगा दक्षता में आपसे संबंधित आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, आप कहेंगे क्षेत्रफल बताइए, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। ABC बताइए, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और अब देखिए एक है चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180। देखिए विशेषता तो बहुत है, लेकिन हम काम की बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको हम बताएंगे कि चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन जाए, ऐसे देखिए 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज बन जाए, और ये चारों बिंदु जो है वृत्त के कहाँ हों? परिधि पर हों। कहाँ हो? परिधि पर हों, तब इसे हम क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज। जैसे ABCD, और ये चक्री चतुर्भुज का दृश्य है, और इसमें आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए अगर कोई पूछे कि कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा, तो आप 180 बोलिएगा। अगर कोई पूछे कि D प्लस कोण B बराबर कितना होगा, तो इससे भी आप 180 बोलिएगा। तो इस तरह से मैटर आपको समझ में आ गया। देखिए यही हमारा समझाने का मतलब था। ये फर्स्ट सेकेंड वीडियो है, और इसके पीछे एक मैं फर्स्ट वीडियो बनाया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि दोनों को आप देखेंगे। देखिए अभी यह चतुर्भुज बना है, अगर ऐसे हो जाए, देखिए ये वृत्त बना है ना, और ऐसे इस तरह से बन जाए, यहाँ पर ख्याल करिएगा। देखिए यह वृत्त के परिधि पर है, यह भी वृत्त के परिधि पर है, यह भी वृत्त के परिधि पर है, लेकिन ये परिधि पर नहीं है। यह चक्री चतुर्भुज का दृश्य नहीं कहलाएगा। चक्री चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसके चारों बिंदु जो हैं वृत्त के परिधि पर हों, तो उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो जो मैं ये 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया हूँ, उसको ध्यान में रख करके आप पढ़ेंगे, तो मुझे आशा है कि कहीं पर भी कोई गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा प्रश्नावली क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसमें जो है अब हम लोग प्रश्नों के क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार। नेक्स्ट अगला प्रश्नावली हल होगा, पहले उदाहरण और तब प्रश्नावली हल होगा, ठीक है।